नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और इस दौरान तबातोड़ रैलियां भी हो रही हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बिहार में पहुंचने वाले हैं और इसके साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के साथ ही सभा स्थल के चारों तरफ बैरिकेडिंग की जा रही है और बता दें आपको कि वहीं पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन ने सुरक्षा की भी तैयारियां की है। एनडीए कार्यकर्ताओं सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सभा में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए सभा स्थल के आसपास तक इलाकों में घेरेबंदी की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी साथ ही कई दिग्गजों का आज तबातोड़ रैलियां देखने को मिलेंगी। पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे फेज के लिए 11 तारीख को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को पता चलेगा कि सरकार में बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में रहने वाले हैं और इस दौरान लोगों से वोटों की अपील करेंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव भी आज रैली करने वाले हैं। प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में डटी हुई हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव भी लोगों को वादों के साथ साथ सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज कर रहे हैं। बता दें आपको कि पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है और ऐसे में दूसरे फेज की वोटिंग के लिए तबातोड़ रैलियां कर रहे हैं। सभी दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में बिहार का चुनाव काफ़ी अब दिलचस्प हो चला है। बिहार खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। पीएम मोदी ने वाराणसी से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और इसमें लखनऊ से सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस वे, फिरोजपुर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और इसके साथ ही एर्नाकुलम से वंदे भारत जो है और वहीं बनारस से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा। बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इन रूट पर सीधी कनेक्टिविटी स्थापित करेगी और वर्तमान विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट का समय बचाएगी। यह ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों को जोड़ेगी, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विशेष धरोहर स्थल तक खजुराहो का तेज और अत्याधुनिक आरामदेह यात्रा का अनुभव मिलेगा। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 7 घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी करेगी और लगभग 1 घंटे का समय बचाएगी। ये सेवा लखनऊ, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को लाभ पहुंचाएगी। साथ ही हरिद्वार के लिए बेहतर प्रदान की जा रही है। इससे पश्चिमी और मध्य यूपी को कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस इस मार्ग कोई सबसे तेज ट्रेनें होंगी जो केवल 6 घंटे 40 मिनट में यात्रा पूरी करेगी। दिल्ली में सर्दी की शुरुआत हो गई है। सुबह कोहरे के साथ ये शुरुआत हुई और इसके साथ ही दिल्ली में शीतलहर भी चल रही है, जिसके चलते दिल्ली में ठंड में इजाफा हो गया है। कुछ दिन से दिल्ली के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है तो वहीं अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शुक्रवार के मुकाबले आज यानी शनिवार को दिल्ली के तापमान में गिरावट आई है और ऐसे में दिल्ली में और ठंड बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में ठंड के साथ प्रदूषण में भी इजाफा हो रहा है। दिल्ली की हवा लगातार बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज भी दिल्ली का ऑल ओवर AQI 335 है, वहीं बवाना इलाके में AQI 400 के पार है। दिल्ली की हवा में घुलने वाले जहर से लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली NCR में ठंड भी लगातार बढ़ रही है तो वहीं पहाड़ी राज्यों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 15 नवंबर से 15 फरवरी तक दिल्ली सरकार और MCD कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है।
सीएम ने सरकारी कार्यालयों की टाइमिंग बदल दी है और एक अधिकारिक बयान के अनुसार दिल्ली सरकार के कार्यालय का अब सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक और दिल्ली नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। बता दें कि वर्तमान में दिल्ली सरकार के कार्यालयों में लोग सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक और एमसीडी कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक काम करते हैं। दफ्तरों की टाइमिंग बदलने को लेकर जारी बयान में कहा गया है कि वर्तमान में दोनों समय श्रेणियों के बीच केवल 30 मिनट का अंतर है। इसीलिए शहर में सुबह और शाम दोनों समय भारी यातायात जाम लगता है, जिससे शहर का प्रदूषण बढ़ गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ये निर्माण काफी सोच समझ कर लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि ये व्यवस्था सर्दियों के पूरे मौसम के सख्ती से लागू किया गया है। ट्रैफिक और प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ये बड़ा ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि ये कदम प्रदूषण घटाने में मदद करेगा और दिल्ली के नागरिकों को राहत मिलेगी। बता दें कि दिल्ली की सरकार ने हाल ही में पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ प्रदूषण की स्थिरता को लेकर बैठक की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि इस साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी शामिल नहीं होगा। उन्होंने इसके पीछे की वजह दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के साथ हो रहे व्यवहार को बताया है। ट्रंप ने पहले ही घोषणा की थी कि वो दुनिया की अग्रणी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप की जगह उपराष्ट्रपति को इसमें शामिल होना था, लेकिन अब वो भी शिखर सम्मेलन के लिए वहां नहीं जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट पर कहा है कि ये पूरी तरह से शर्मनाक है कि G20 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। अपने पोस्ट में ट्रंप ने अफ्रीकी लोगों के साथ दुर्व्यवहार का हवाला दिया है, जिसमें हिंसा और मौत के साथ साथ उनकी जमीन और खेतों को जब्त करना भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रशासन के लंबे समय से दक्षिण अफ्रीका सरकार पर अल्पसंख्यक श्वेत अफ्रीकी किसानों को सताने और उन पर हमला करने की अनुमति देने का आरोप लगाया गया है। हालांकि इसमें अमेरिका में प्रतिवर्ष प्रवेश पाने वाले शरणार्थियों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि इनमें से ज्यादातर श्वेत दक्षिणी अफ्रीका के हैं, जिन्हें अपने देश में भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दक्षिणी अफ्रीका सरकार ने कहा है कि वो भेदभाव के आरोपों से हैरान है, क्योंकि देश में श्वेत लोगों का जीवन स्तर आमतौर पर अश्वेत निवासियों की तुलना में कहीं बेहतर है, जबकि श्वेत अल्पसंख्यक शासन की रंगभेदी व्यवस्था की समाप्ति के तीसरे दशक में भी ज्यादा समय के बाद ऐसा हुआ है। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक यानी कि तेज प्रताप यादव और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर एक साथ दिखाई दिए, जिससे विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक हलकों में अटकलें अब तेज हो गई है। दोनों नेताओं को एयरपोर्ट से बाहर निकालते समय आपस में बातचीत करते भी देखा गया और इसी दौरान मौजूदा पत्रकारों ने उनके साथ सवाल भी किए और अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं बीजेपी आरएसएस के कड़े आलोचक रहे तेज प्रताप अब किसी नए राजनीतिक समीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव गया जिले में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करके लौट रहे थे, जबकि रवि किशन ने पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में बीजेपी की सभाओं को संबोधित किया था। पत्रकारों के सवालों पर तेज प्रताप ने कहा है कि मैं रवि किशन से पहली बार मिल रहा हूं। हम दोनों भगवान शिव के भक्त हैं, इसीलिए हमारे माथे पर तिलक है और इसमें कुछ खास नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो महुआ से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप ने सीधे जवाब से बचते हुए कहा कि मैं उनके साथ रहूंगा जो बेरोजगारी दूर करेंगे। अरे नहीं, अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के, यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि समर्थन सबसे ज्यादा जो लाएगा उसका साथ देंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग ऐसे कुछ देख सकते हैं। नहीं, देखिए, जो हम तो कहे ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर, आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। देखिए, ये इनको इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा है।
सीधे दिल से इनका मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे है। कर सकती है एनडीए। कुछ हो सकता है भविष्य में? देखिए, साफ है देखिए भैया। भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। गलत हुआ सर तेज प्रताप जी के साथ? दिखाओ ये अब समय चुनाव के बाद, अब हमें गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी, हमरा बोलना से कुछ ना। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है। ये जनता है, ये अब बिहार ऊ ना रहा, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। दिल्ली के रोहिणी इलाके में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास बीती रात भयंकर आग लग गई, जिसमें करीब 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई। आग में झुलसने से कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। दमकल की करीब 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। स्थिति पर काबू पाया गया है। पहले भी इन झुग्गियों में कई बार आग लग चुकी है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चला है। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया है कि उस रात करीब 11 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद से 15 दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। फिलहाल दमकल कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं, तो वहीं आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। प्रारंभिक जानकारी से पता चला है कि कई झोपड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं और इस घटना के बाद से सारी झुग्गियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। बहरहाल देर रात करीब 2 बजे तक आग पर काबू पाया गया था और इसके बाद से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। साथ ही प्लास्टिक वेस्ट होने की वजह से कूलिंग का काम लंबे समय से यहां पर चल रहा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब यहां इन झुग्गियों में पहले भी कई बार इस प्लास्टिक कबाड़े की वजह से आग लग चुकी है, तो पहले इन्हें हर बार यहां से बनाने की इजाजत आखिर कौन और क्यों देता है और इस हादसे की असली जिम्मेदार कौन है? महाराष्ट्र के इतिहास में जमीन घोटाले की लंबी फतिहत रही है। पिछले आदर्श सोसाइटी घोटाला और इसमें कई भूमि आवंटन घोटाले भी शामिल है, लेकिन 1800 करोड़ की संपत्ति के मूल्य और महार वतन जैसी संवेदनशील सरकारी जमीन की हेराफेरी के इन आरोपों ने इस बाद अब तक का सबसे संवेदनशील घोटाले की सूचना में सबसे ऊपर ला दिया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी एक कंपनी के पर पुणे में 1800 करोड़ की सरकारी जमीन को मात्र 300 करोड़ में खरीदने का सनसनीखेज आरोप लगा है। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि इस सौदे में करोड़ों रुपए की स्टंप ड्यूटी भी माफ कर दी गई है, जिसके लिए महज 500 की ड्यूटी भरती थी। डिप्टी सीएम के बेटे पर दोहरी मार पड़ी है। पार्थ पवार की कंपनी पर एक नहीं बल्कि 2 जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं और मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई है। यह हाई प्रोफाइल मामला अब राजनीतिक गलियारों में तूल पकड़ चुका है, जिससे सीधे तौर पर महायुति गठबंधन यानी कि बीजेपी, अजीत एनसीपी और शिंदे शिवसेना की साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये घोटाला विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का एक बड़ा हथियार बन गया है। ये आरोप सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की राजनीतिक ईमानदारी पर सवाल उठा रहा है। और अब इसे किरकिरी के बीच भले ही अजीत पवार ने खुद को मामले से अलग कर लिया हो और कह रहे हो कि उन्हें किसी भी रिश्तेदार को फायदा नहीं पहुंचा है, लेकिन विपक्ष इनके इस्तीफे की मांग पर अब अड़ा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी से लेते हैं, जहां पर नोएडा में थाना सेक्टर 24 पुलिस ने सेक्टर 11 स्थित के एक सोने की दुकान में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के कीमती जेवरात, नगद, एक गाड़ी, फर्जी नंबर प्लेट और 2 अवैध चाकू बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी कुछ दिन पहले ही सेक्टर 11 क्षेत्र में स्थित सोने की दुकान में सेंध लगाकर लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर ले गए थे। घटना के बाद से पुलिस टीम लगातार सुराग जुटाने में लगी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया है कि आरोपी आपराधिक इतिहास वाले हैं और पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
समस्तीपुर की सांसद संभवी चौधरी के मतदान के बाद की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उनके दोनों हाथों की उंगलियों पर स्याही के निशान दिख रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष ने खूब अब हल्ला भी बोला है। आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक ने चुनाव आयोग को घेरा और अब इस मामले पर चुनाव आयोग ने भी सफाई दी है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा था। पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्याही लगने वाले मतदाता कर्मियों से भूलवश दाहिने हाथ की उंगली पर स्याही लग गई थी। चूंकि नियमों के अनुसार स्याही बाएं हाथ की तर्जनी पर लगाई जाती है। जब ये गलती पदाधिकारियों के संज्ञान में आई तो उन्होंने तत्काल ही हस्तक्षेप किया और इसके बाद नियमों का पालन करते हुए बाएं हाथ की उंगली पर भी स्याही लगा दी और इस प्रक्रिया के कारण ही सांसद की दोनों उंगलियों पर स्याही के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस द्वारा एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें संभवी की दोनों उंगलियों पर स्याही लगी हुई है, जबकि पोलिंग बूथ पर एक ही उंगली पर स्याही लगाई जाती है। वीडियो में वो अपने पिता अशोक चौधरी के साथ दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही सांसद पहले अपने दाएं हाथ की उंगली कैमरे के सामने उठाती हैं, फिर अचानक से दायां हाथ नीचे रखकर बाएं हाथ की उंगली दिखाती हैं। और इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने भी लिखा है कि आरएसएस कोटा वालों को चुनाव आयोग दोनों हाथों में स्याही लगाता है क्यों। घटना पर संभवी चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वोट डालने के बाद चुनावी कर्मियों ने मेरे दाहिने हाथ पर स्याही लगा दी थी, लेकिन अफसर ने तुरंत ही उन्हें टोका और बाएं हाथ की उंगली में स्याही लगाने को कहा और इसी वजह से दोनों हाथ की उंगलियों में स्याही लग गई है। वीडियो में भी मैंने कहा है कि गलती से चुनावी कर्मियों ने दाहिने हाथ पर स्याही लगा दी थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक मानवीय भूल है जिसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में हिंदू सनातन एकता पदयात्रा शुक्रवार को दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से शुरू हुई और ये यात्रा वृंदावन तक जाएगी और इस यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कथावाचक जया किशोरी भी रहेंगी। जया किशोरी ने एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। जया किशोरी ने कहा है कि हर कृष्णा जय श्री राम और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बागेश्वर वाले बाबा इस बार फिर सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा लेकर आ रहे हैं। मैं भी इस यात्रा में 7 से 16 नवंबर तक शामिल होने वाली हूं। आप सभी सनातनियों से निवेदन है कि आप सभी आए, पूरे दुनिया के सामने एकता का स्वरूप प्रदान करें। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यमुना को गंगा की तरह शुद्ध पवित्र बनाना। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना हरियाणा से दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आकर बेहद ही प्रदूषित हो जा रही है। तो वहीं ब्रज क्षेत्र में मांस शराब की बिक्री पर बैन लगाना, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के साथ सनातन धर्म की एकजुटता जैसे मुद्दे भी उठाए जाएंगे। और इस यात्रा के पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तराखंड जाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की थी। बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली से वृंदावन के लिए 10 दिनों की पदयात्रा शुरू की है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन तक जाएगी। 7 नवंबर से शुरू हुई ये पदयात्रा 16 नवंबर तक चलेगी। ये पदयात्रा दिल्ली हरियाणा से होते हुए यूपी के 422 से ज्यादा इलाकों से गुजरेगी। धीरेन्द्र शास्त्री इस पदयात्रा के जरिए 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का दावा कर रहे हैं और 10 दिनों में करीब 2 लाख लोग इस पदयात्रा में शामिल होंगे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।